जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर वे में कर रहे होंगे। तो दिन भी बहुत शानदार है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी हो रही होगी। जैसे आपने जो मेरी वीडियोस देखे उसका रिव्यू भी अच्छा मिल रहा है, तो सब कुछ बढ़िया है। तो आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और मैं भी आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ। प्रयास कर रहा हूँ जितना बेहतर अपना आपको कंटेंट दे सकूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ हमारी क्लासेस। जैसे कि आज हमारी क्लास कौन सी होने वाली है, मैंने आपको कल क्या पढ़ाए थे, तो हम अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों में आपको बताया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। तो उसमें मैं आपको बता दिया था कि जो मूल अधिकारों में जो उपाधियों का अंत था, सिर्फ दो ही चीजों में उपाधियां दी जाती थी। कौन कौन सी में? एक तो विद्या के क्षेत्र में, दूसरा सेना के क्षेत्र में। तो सेना के क्षेत्र में मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। क्या? सेना के क्षेत्र में उपाधियों का अंत एक तो सेना में दिया जाता था, एक दिया जाता था विद्या के क्षेत्र में। इन दोनों में दिया जाता। उसके बाद में 1954 में, यहां तक मैं आपको कल बता चुका था, जो एक भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार ये तीन होते हैं। मैंने आपको बता दिया था ये कल कब से शुरू हुए थे, 1954 में। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया था कि ये किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको सही माना गया। उसके बाद में हमारा जो आर्टिकल आता है, हमने कहाँ से क्या आता था? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आर्टिकल आता है हमारा? हमारा आता है आर्टिकल, हम बात करें, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था वो था स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? इसमें आते हैं आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। 19 से 22 तक अगर हम बात करें, जैसे आर्टिकल 19 की बात करते हैं। 19 में हमारी जो छह स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया, वही मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि छह स्वतंत्रता हमारी क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं हमको, जो मूल अधिकार के तौर पर हमको मिली गई हैं। तो बात करते हैं हम, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसकी बात करें, जैसे कुछ इसमें विषय होते हैं, कुछ उसमें जो हमारा स्वतंत्रता मिली हुई है उसका हमें अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? तो हम बात करते हैं जैसे वाक एवं, इसमें ये सारे आर्टिकल सब आर्टिकल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? सब आर्टिकल। जैसे ए हो गया, इसमें मूल रूप से कितने थे? मूल रूप से थे इसमें सात सात स्वतंत्रताओं के बारे में बात करी गई थी। लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31, और इसमें जो स्वतंत्रता दी गई थी, जो हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको विधि का अधिकार बना दिया गया। तो कितना एक हटके कितनी रहेगी हमारी स्वतंत्रता? वो रहेगी 6। वाक एवं, तो ये कितना चल रहा है आपका? 19A। वाक एवं, वाक एवं भी बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं, आदि, ये भी हम बोल सकते हैं, आदि विषय के अधिकार। ये आपको पता होना चाहिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है जी। ये आपको बोलने की आजादी है। बोलने की आजादी यही है कि आप वाक कर सकते हैं, किसी के बारे में भी आप बोल सकते हैं, आपको आजादी दी गई है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19 के तहत। क्या है आपका? ये मूल अधिकार है आपका। इसके बाद में हम बात करें, जैसे आर्टिकल 19, जैसे बात करते हैं हम यहाँ 19B की। 19B में क्या है? शांति,
पूर्ण और निरायुध सम्मेलन। क्या है जी? 19 बी में क्या है भैया? तो 19 आर्टिकल 19 बी में है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। शांतिपूर्ण आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, कोई संगोष्ठी कर सकते हैं, किसी विचार विमर्श कर सकते हैं एक साथ बैठ के। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए? आपको शांतिपूर्ण रहना चाहिए। और निरायुध युद्ध का मतलब है कोई आपके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए। आप बिना युद्ध के, बिना उसके शांतिपूर्ण तरीके से अपना सम्मेलन और शांतिपूर्ण तरह और निरायुध अपना सम्मेलन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 19 सी। कितनी होगी हमारी हमारी कितनी स्वतंत्रताएं होगी? अभी 2 हो गई हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 19 आर्टिकल 19 सी। संघ व संघ समितियां बनाने का अधिकार। का अधिकार क्या है जी? ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, संघ व संघ समितियां बनाने का अधिकार। आप कोई भी मान लीजिए कोई समिति समिति बनाते हैं किसी की, मान लीजिए कोई अपनी कंपनी खोलना चाहता है, कोई संघ का स्थापना करना चाहता है, कंपनी की स्थापना करना चाहता है, तो वो किस आर्टिकल के माध्यम से आपको मूल अधिकार है? तो आर्टिकल 19 सी के अधिकार है। आप कहीं भी बना सकते हैं, अपनी समिति बना सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं। तो किसके अनुसार? आर्टिकल 19 सी के अनुसार। बात करें हम आर्टिकल 19 डी जी। इसमें क्या है? इसमें क्या है? आप कहीं भी पूरे भारत में, पूरे देश में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है। आपको भ्रमण या घूमने का अधिकार है। क्या है जी? भारत में, भारत में भ्रमण व भ्रमण या घूमने का अधिकार। लेकिन अगर अपवाद की बात करें, जहां जनजातीय क्षेत्र है उसमें आपको अधिकार नहीं होगा घूमने का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनके सारे जो खान पान की खेती वो क्या करते हैं, वो सारी चीजें अलग है। ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो, इस वजह से भारत सरकार उन क्षेत्रों पे रोक लगा सकती है, रोक लगाती है। तो इसी वजह से आपको बताया गया, जो आर्टिकल की बात करें 19 डी, भारत में कहीं भी किसी भी कोने, किसी भी राज्य में आपको घूमने का अधिकार है। लेकिन वो अपवाद में क्या आ जाएगा? जनजातीय क्षेत्र। अपवाद में क्या आ जाएगा जी? जनजाति क्षेत्र। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 19 डी की। डी नहीं, ई। कौन सा आ जाएगा जी? आर्टिकल 19 ई। इसमें क्या है? भारत में कहीं भी अधिवास और निवास करने का अधिकार या स्वतंत्रता। पूरे भारत में भारत में अधिवास व निवास करने की स्वतंत्रता। क्या है जी? स्वतंत्रता। अधिवास मैंने आपको बताया था, अधिवास वो होता है कि भी आप किसी काम की वजह से, काम के सिलसिले में कहीं पे जा रहे हैं और आपका इरादा है कि 1 2 साल, 2 4 साल आपका वहां पर रुकने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अधिवास बोलेंगे। और निवास, जहां पर आप कहीं पूर्ण रूप से बसने के लिए जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं निवास। तो आपको पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, अधिवास कर सकते हैं। कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। हमारा मूल स्वतंत्रता में आता है या मूल अधिकार में हमारा आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो
इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, वो इसमें आती थी 19 एफ में। एफ में क्या आती थी? संपत्ति का अधिकार। उसमें को कौन से आर्टिकल, कौन से संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को, उसको हटा दिया, उसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 19 जी की। 19 जी का क्या क्या है? किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की आजीविका, किसी भी प्रकार की आजीविका या कारोबार करने का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार, का अधिकार। ये क्या है जी भैया जी? आप ये भी पूछ सकते हैं कि भी आप पूरे देश में कहीं भी अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी अपना काम कर सकते हैं, कोई भी अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको कौन से आर्टिकल के तहत बताया गया? आर्टिकल 19 जी। कहीं पे भी पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाके ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो अगर बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं, चलिए, किसके, जो महिला और बच्चे हैं, इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। महिला और बच्चों को काम में नहीं लगा सकते आप। महिला व बच्चों का उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद में आपको मैंने बता दिया, जो आप नोट भी कर रहे होंगे, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, कौन से अधिकार हैं हमारे, जो 19 आर्टिकल के। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल, जो हमारी 6 स्वतंत्रताएं की बात करी गई है, वो कौन से आर्टिकल में करी गई हैं? तो कौन से आर्टिकल में करी गई है आपको पता होना चाहिए। 19, आर्टिकल 19 में बताया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में क्या है भैया? तो आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए, अपराधों के लिए आर्टिकल 20, इसमें क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भी ये क्या है? आपके मन में ये भी आना चाहिए कि ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कैसे? मान लीजिए आपका कोई भी किसी भी तहत के तहत आपको कोई सजा होती है, मान लीजिए उसके कानून के तहत आपको सिर्फ सजा जो मिलेगी, एक ही बार मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। या ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए आपका मूल अधिकार है कि आप कोई क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस समय पे जो सजा है वही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे का जो कानून है आपको अभी बना दिया प्रेजेंट में, आपको पीछे के कानून से दिया जाएगा, पहले के जो प्रेजेंट टाइम में है वही आपको सजा दी जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है जी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बात करते हैं हम? आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अगर बात करें डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या बोला था इस आर्टिकल के लिए? रीड बोला था कि संविधान की अगर कोई रीड है तो वो यह है। क्या बोला था? संविधान की रीड, संविधान की, संविधान की रीड किस आर्टिकल के लिए बोला था जी? ये बोला था आर्टिकल 21। किसने बोला था? डॉक्टर अंबेडकर जी ने। इसमें आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता,
ये बात करी गई है आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है। ये आईपीसी सीआरपीसी में भी जैसे धाराएं बताई गई हैं कि भाई ये है आपको जीवन जीने का अधिकार होगा, लेकिन अपने जीवन को खत्म करने का, आत्महत्या एक अपराध है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। तो वो किस में बताया गया? ये बताया गया आर्टिकल 21 में। तो इसमें मैंने आपको बताया क्या आएगा, आपके प्राण और एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीवन जीने का अधिकार, और आपको मरने का अधिकार नहीं है। तो ये भी चीजें हम देखते चलेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं 21 ए में। 21 ए में जो बात करी गई है, ये 21, आर्टिकल 21 ए, हम बात करते हैं आर्टिकल ए। इसमें जैसे मान लीजिए हमें अधिकार दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे हम सूचना का अधिकार, क्षमता का अधिकार, और हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कब आया? जैसे 2005 में आप कोई भी सार्वजनिक चीज का, किसी भी उसका ब्यौरा ले सकते हैं कि आपको सूचना का अधिकार है। किसके तहत है वो? आर्टिकल 21 ए के तहत है। आप सूचना का अधिकार पा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, क्या पा सकते हैं आप? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था? ये मूल संविधान में नहीं था। शिक्षा के अधिकार को जो जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन, संशोधन अधिनियम 2003, इसको जोड़ा गया। माफ कीजिएगा, 2002। कौन सी सरकार थी? वाजपेयी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। कब थे? तो कौन से संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 को ये जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? शिक्षा पाने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। क्या होगा? 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो ये किसमें किसमें अधिकार दिया आपको? ये दिया 21 ए में। उसके बाद में हम बात करते हैं निजता का अधिकार, निजता का अधिकार या एकांतता का अधिकार। एकांत में, एकांतता का मतलब हो ये होता है, निजता का, आप अपना स्वयं अकेले रह सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप भी अकेले रह सकते हैं। निजता का अधिकार ये अकेले रह सकते हैं। आपको पूर्ण अधिकार होता है निजता अधिकार करने का। विदेश में भ्रमण करने का अधिकार क्या है जी भैया? विदेश में भ्रमण करने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार किस में आ रही है? सब चीजें किस में चल रही हैं आपकी? सब चल रही हैं फंडामेंटल राइट्स में। कौन से आर्टिकल के तहत? 21, 21 ए में जो ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। विदेश में भ्रमण करने का अधिकार, अधिकार। इसके बाद हम बात करते हैं जीविकोपार्जन का अधिकार, जीविकोपार्जन करने का अधिकार, अधिकार। जीविकोपार्जन में आप कोई भी आजीविका कुछ भी कर सकते हैं। अपने काम के लिए कर सकते हैं, अपने जीवन जीवने के लिए कुछ भी आप काम कर सकते हैं। तो वो किस में बोला गया है? वो बोला गया है 21 ए में, इसके अधिकार को। और आपको अधिकार है स्वच्छ, ये बहुत सारे हैं। स्वच्छ पर्यावरण, कौमा वायु, स्वच्छ वायु, या इसे जलवायु लिखिए। पर्यावरण में वह सब कुछ आता है। स्वच्छ जलवायु, स्वस्थ खान पान, ये सारी चीजें आपका अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स है किसके अनुसार? उन 21 ए के अनुसार। ये कुछ अधिकार है, और भी बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया। आपको हमेशा यही पूछेगा कि हमारे जीविकोपार्जन के लिए कौन से आर्टिकल में बात करी गई, तो वो बात करी गई है 21 ए में। तो यही चीज आपको, इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। क्या करेंगे जी? आर्टिकल 22।
आर्टिकल 22। कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में गिरफ्तार गिरफ्तारी, जैसे हम बोले संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 22 में क्या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी होते हो तो उसमें आपको संरक्षण का अधिकार है कि यही कि आपको वकील जैसे करते हैं, आप किसी का कारणवश किसी चीज में फंस जाते हैं तो आपको वकील, आपका जब तक कोई पक्ष नहीं सुना जाएगा तब तक आपको सजा नहीं होगी, कि आपके अपने पक्ष रखने के लिए आप वकील कर सकते हैं। और वकील करने के बाद में आपके पूरी बातें सुनी जाएंगी, तब आपको उसका निर्णय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ले गए कि हाँ, आपको जबरदस्ती थोप दिया कि हाँ सारी चीजें बता दी जाए। और इसमें जो मजिस्ट्रेट के पास में पेश करने का जो समय होता है वो होता है 24 घंटे। और लाने ले जाने का जो टाइम होता है उसको हटा करके होता है कितने घंटे का होता है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का, तो वो होता है 24 घंटे का समय। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा आर्टिकल जो आने वाला है आगे, आर्टिकल बोले अधिकार बोले, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा आएगा जी? शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 23 से 24। तो आर्टिकल इसमें आता है 23 में, बात करते हैं हम पहले, सबसे पहले मानव के मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम बलात्श्रम का प्रतिषेध। क्या बात कर रहे हैं जी हम? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें क्या है, बलात्श्रम क्या है कि बल के द्वारा कोई काम करा गया है। जो मान लीजिए आपको, जैसे बलात्श्रम की बात करें हम, किसी को मजदूरी पे आप लेके आए और मजदूरी करने के बाद में आपको या किसी को भी आपने मजदूरी नहीं दिया, आपको मजदूरी नहीं दी किसी ने, तो वो किस में आता है? बलात्श्रम में आता है, बल के द्वारा जो श्रम कराया गया। और तो इसे किस में आएगा? बलात्श्रम में। दुर्व्यापार किस में आता है? दुर्व्यापार में क्या आता है? गुलाम बनाकर। किस में बात करें हम दुर्व्यापार की? अगर दुर्व्यापार की बात करें, गुलाम बनाकर, गुलाम बनाकर। आप गुलाम बनाकर किसी को आप, या बंधुआ मजदूर की बात करें, किसी को भी आप गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते। तो ये सारे आर्टिकल किस में दिए गए हैं? ये आर्टिकल 23 में दिए गए हैं सारे। भी आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं जाकर डायरेक्टली, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे एक एक्ट भी आया था, इसमें हम बात करें बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। अधिनियम कौन सा? 1976। कौन लेकर आई थी? इंदिरा गांधी सरकार थी उस टाइम पे, तो इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी। कब लेकर आई थी? ये था बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। किस लिए था? कि किसी को भी गुलाम बनाकर ये कोई काम ना करवा सके, गुलाम बनाकर अपने पास ना रख सके। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 की बात करते हो तो इसमें क्या आता है जी? आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 14 वर्ष से
कम आयु के बच्चे को, बच्चे को कारखाने या किसी खान नियोजित नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। पे किसी भी दशा में आपको आर्टिकल 24 क्या देता है कि अगर आप किसी भी 14 वर्ष के कम के बच्चे को, आप आयु के बच्चे को किसी बाल श्रम की बात करें कि आप मजदूरी कराते हैं, कुछ कराते हो, को उसका अधिकार है, आप नहीं करा सकते। तो इसमें किस में आर्टिकल में बात करी गई, वो करी गई 24 में। इसमें इसके एक अधिनियम भी आया था, कौन सा, बाल मजदूरी अधिनियम। आपको इसके तहत सजा हो सकती है, बाल मजदूरी अधिनियम, अधिनियम। इसके तहत आपको सजा हो सकती है। इसमें सजा का अलग अलग प्रावधान है। इसमें जुर्माना भी लग सकता है, सरकार आप पर जुर्माना या कोर्ट आप पर जुर्माना लगा सकती है। कितने का लगाए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा गलत कृत्य कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारी जो स्वतंत्रता आती है वो आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ नंबर का जो हमारे हमारा अधिकार होगा वो कौन सा होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितने से होगा ये आर्टिकल, कौन से आएंगे इसमें, 25 से 28। 25 से जैसे देखने में क्या लग रहा है, धार्मिक इसमें हमारे जो धार्मिक धर्म जो बात करें किसी भी की, तो उसके लिए स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या दिया गया, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का, जिससे हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता से अंतःकरण में मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार। किसमें दिया गया था, वो दिया गया आर्टिकल 25 में। क्या दिया गया है, किसी भी धार्मिक, आपका धार्मिक जैसे धर्म से जुड़ा है तो उसमें आप प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, संगोष्ठी कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो इसमें आपको अधिकार दिया गया है। किसमें दिया गया था, वो दिया गया आर्टिकल 25 के तहत। क्या दिया गया, आर्टिकल 25 के तहत आपको अधिकार प्रचार प्रसार अपने धर्म का करने का। इसके बाद में बात करें आर्टिकल 26। क्या बात करते हैं हम, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध, प्रबंध करने का अधिकार। पे कोई भी धार्मिक प्रबंध है, आप कुछ भी अपना धर्म के लिए कुछ संगोष्ठी करते हैं, प्रचार, जैसे उसमें पिछले में क्या था, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें संगोष्ठी करते हो, कोई भी ऐसा करते हैं तो किसमें आएगा, आपका अधिकार होगा आर्टिकल 26 के अनुसार। तो आपको ये सब चीजें, सारी चीजें नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन के माध्यम से ये सारी चीजें पूछी जाती है और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछी गई हैं। उसके बाद में हम बात करें आर्टिकल 27 की, 27। इसमें क्या है, जैसे किसी भी धार्मिक संस्था की बात करें हम, जैसे संस्था है या फिर हम बात करते हैं किसी धर्म या धर्म की अभिभ्र अभिव्यक्ति, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि के लिए जो टैक्स, टैक्स या कर, टैक्स या करों में, करों की
स्वतंत्रता या फिर अधिकार बोल सकते हैं हम, उसमें आपको कर या टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो आम जनता के द्वारा जो भी कर या टैक्स जो दिया जाता है हमारे माध्यम, हम लोगों के माध्यम से जो कर टैक्स दिया जाता है, तो बात करें तो सरकार उसे ना सभी धर्मों पर बराबर खर्च करेगी। ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से किसी एक धर्म पर, पर्टिकुलर एक धर्म पे वो खर्च करेगी। वो किसी भी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो सकता है। तो सरकार उस पर पर्टिकुलर सभी पे बराबर बराबर धर्मों के अनुसार खर्च करेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 की बात करते हैं हम। भैया आर्टिकल 28 में क्या है? किसी सार्वजनिक संस्था में धर्म की उपासना के लिए इकट्ठा होना आपको अधिकार है। एकत्र हो सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं, बस सार्वजनिक जो भी संस्थाएं कुछ भी है तो उसमें उपासना के लिए आप एकत्र हो सकते हैं कभी भी, को आपको ये अधिकार है। लेकिन अगर बात करें हम किसी भी संस्था में, जो सार्वजनिक संस्था है उसमें धर्म की आप शिक्षा नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते आप ये चीज जरूर नोट करें, इंपॉर्टेंट मार्क करके, कि भाई धर्म की जो शिक्षा है, धर्म की शिक्षा वो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते जी? धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी सार्वजनिक विद्यालय है, जैसे हम बात करें एएमयू, जामिया, इनकी बात करते हैं जो यूनिवर्सिटी है ये तो किसके किसके ये केंद्र सरकार ने बनाई है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि भी आप किसी भी धर्म की आपको शिक्षा प्राप्त करते हो, आप इसमें नहीं कर सकते। आप सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकते कोई भी। तो लेकिन आर्टिकल 28 के बात करें कि आप सार्वजनिक संस्था में धर्म की उपासना के लिए एकत्र हो सकते हैं सिर्फ धर्म के। और इसमें और आपको मैं बताता हूँ, जो 18 से जो नीचे के बच्चे हैं, या बच्चे की बात करें जो 18 प्लस होंगे, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। जो 18, जो -18 में चल रहे हैं, टीनेजर हैं, टीनेजर की बात करते हैं हम, कि उसमें आपको बाध्य नहीं कर सकते कि आप वो धर्म की किसी भी उपासना में आप वो एकत्रित हों या वो उसमें भाग लें। तो क्या नहीं कर सकते इसमें? आप 18 से कम के बच्चों को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। इनका संरक्षण कौन होता है? तो बच्चे के जो गार्जियन, माता पिता होते हैं, वही इनके संरक्षण होते हैं। तो इसके बाद में हमारा जो आगे भाई क्लास काफ़ी लंबी हो सकती है। इसके बाद में हम जो कल चर्चा कर रहे होंगे, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात कर रहे होंगे संस्कृति के बारे में, कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। किसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल हमारी जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? शिक्षा व संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इनके बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है भाई। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन एकदम अच्छा पढ़िए सारी चीज़, और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहिए। चलिए हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।